डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये दूध से दही बना है। एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा चित्र देखिए, ये देख रहे हैं कि लोहा है जो नमी और वायु के संपर्क में आकर जंग का शिकार हो गया है, यानी कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आप देख रहे हैं, कागज जलकर राख हो गया है। ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आप देख रहे हैं, सड़ा हुआ सेब, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप ये देख रहे हैं, ब्रेड फुला हुआ, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये मोमबत्ती को आप देख रहे हैं, मोमबत्ती का जलना, उसके धागे का साथ साथ में जलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आइए हम अब इस बात पर विचार करें कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक बिल्कुल नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, H2 + O2 H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम इस बात पर विचार करें कि आप देख रहे हैं कि तीर के निशान के बाएं तरफ और दाएं तरफ, इसका बायां और दायां दो भाग है। रासायनिक अभिक्रिया को जो लिखा गया है रासायनिक समीकरण के रूप में, तो बाएं तरफ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को लिखते हैं और दाहिने तरफ अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लिखते हैं। जिन पदार्थों के मिलने से कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, उन पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसको हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अक्सर रासायनिक अभिक्रियाओं में, यानी कि ये अभिलक्षण जो हम आपको बता रहे हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि सारे अभिलक्षण आपको एक ही रासायनिक अभिक्रिया में मिल जाए। सारे रासायनिक अभिक्रियाओं पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि इनमें से एक या एक से अधिक अभिलक्षण रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिल सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में ताप या प्रकाश का उत्सर्जन होता है, अवक्षेपण की क्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया में। अवक्षेपण
के बारे में डिटेल में जब हम आपको अगले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे तो वहां अवक्षेपण अभिक्रिया की हम डिटेल चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में गैस की भी उत्पत्ति हो सकती है, रंग परिवर्तन भी देखने को मिलता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन यानी कि कोई ठोस द्रव भी बन सकता है, द्रव गैस भी बन सकता है, इस तरह का भी लक्षण देखने को मिलता है। आइए इन अभिलक्षणों के उदाहरण पर हम विचार करते हैं। तो ये देखिए, ताप या प्रकाश का उत्सर्जन। जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप भाखरा चूना बनता है और ताप जो है वह उत्सर्जित होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया में ताप का उत्सर्जन हो रहा है। अवक्षेपण। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये देखिए चित्र में, एक प्रखनली में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मिलाया गया है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो दही जैसा सफेद अवक्षेप आप चित्र में देख रहे हैं वह सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है। गैस की उत्पत्ति। चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो गैस की भी उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होती है। रंग परिवर्तन। पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू निचोड़ने पर उसका रंग गायब हो जाता है। हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये चित्र देख रहे हैं। पहले सबसे दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं प्रखनली का चित्र, उसमें देखिए बैगनी रंग गाढ़ा है। जब उसमें नींबू का रस डाला जाता है तो थोड़ा हल्का होता है। धीरे धीरे उसका रंग जैसे जैसे उसमें हम नींबू का रस डालते जाते हैं उसका रंग हल्का पड़ते जाता है और बाद में वह रंग समाप्त हो जाता है और विलयन रंगहीन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है जो द्रव अवस्था में होता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होते हैं, लेकिन इनके मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वह आपको द्रव होता है। यानी कि दो गैस मिलकर द्रव का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण का। तो किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। उदाहरण पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच अभिक्रिया होती है और जल बनता है। यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। इसको हम लोग जब संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर नजर डालिए। H2 प्लस O2 से निर्माण जो होता है H2O, यानी कि H2 प्लस O2, ये तीर का निशान के बाद H2O लिख दिए। ये एक रासायनिक समीकरण हो गया जो संकेतों के माध्यम से और सूत्र के माध्यम से लिखा गया है। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है
उसको लिखने की क्या विधि है, आइए हम अब इस बात पर विचार करते हैं। तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिख दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर के निशान द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर का चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। देखिए स्क्रीन के ऊपर A प्लस B यानी A और B अभिकारक हुए, इससे बना C प्लस D का निर्माण हुआ, तो ये C और D आपका प्रतिफल हो गया, यानी कि A और B के मिलने से C और D का निर्माण होता है। इसलिए तीर के निशान को A प्लस B से C प्लस D की ओर दिखाया गया है। इस रासायनिक समीकरण में A और B अभिकारक हैं, जबकि C और D प्रतिफल है। तीर का निशान यह बताता है कि A और B की अभिक्रिया के फलस्वरूप C और D बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक रासायनिक समीकरण से, किसी भी रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, आइए हम इस बात पर विचार करते हैं। या कोई रासायनिक समीकरण किन किन बातों की सूचना देता है, किन किन बातों की जानकारी देता है, हम इस पर विचार करेंगे। तो अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी भी देता है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी भी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की भी जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात भी बताता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। इसे एक बार और समझिए। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, वो क्या क्या हैं, आइए एक नजर उस पर भी विचार कर लें। तो रासायनिक समीकरण अभिकारकों और प्रतिफलों के नाम, भौतिक अवस्था यानी कि वह ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, इसकी जानकारी नहीं देता है। ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक दशाओं जैसे तापक्रम, दाब, उत्प्रेरक की भी जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। ये अभिक्रिया के वेग और उत्क्रमणीयता की भी जानकारी नहीं देते हैं। समीकरण यह नहीं बताता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया पूर्णतः होती है या अंशतः होती है। कुछ अभिक्रियाएं विस्फोटक होती हैं, अन्य अभिक्रियाएं शांत होती है। समीकरण से इस बात का पता नहीं चलता है कि होने वाली अभिक्रिया विस्फोटक अभिक्रिया है या शांत अभिक्रिया है। कोई अभिक्रिया समान तापक्रम पर होती है, कोई गर्म करने पर होती है, कुछ अभिक्रियाएं उच्च तापक्रम पर होती है। रासायनिक समीकरण
इस बात की कोई जानकारी नहीं देते हैं। अब इन कमियों को दूर करने के लिए रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त सूचना को और सार्थक बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं, आइए उस पर विचार कर लीजिए। तो अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देने के लिए सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठ में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिख देते हैं। यानी किसी पदार्थ के बगल में कोष्ठ के अंदर S, L या G में से कोई एक लेटर डाल देते हैं। S का मतलब सॉलिड यानी ठोस, L का मतलब लिक्विड यानी द्रव, G का मतलब गैस यानी कि गैस, और जलीय विलयन के लिए AQ लेटर हम लोग डाल देते हैं। आइए स्क्रीन पर हम आपको एक रासायनिक अभिक्रिया में इसी तरह का जो है परिवर्तन करके, ये देखिए Zn कोष्ठ में लिखा हुआ है S यानी कि जस्ता ठोस रूप में होता है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट गंधकाम्ल AQ लिखा है यानी कि एक्यूअस है, इसका जलीय विलयन है। इससे बनता क्या है ZnSO4 आप प्लस H2 के बगल में देख रहे हैं G लिखा हुआ है यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है। अब हम अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है, इस बात की जानकारी देने के लिए अभिक्रिया के दाईं ओर यानी कि प्रतिफल के बाद प्लस ऊष्मा या माइनस ऊष्मा या प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा लिख देते हैं। डेल्टा को आप त्रिभुज के निशान से भी समझ सकते हैं। ये देखिए C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा, ये दर्शाता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है। N2+O2 प्लस ऊष्मा 2NO, इससे पता चलता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है यानी कि अभिकारकों को गर्म करने से प्रतिफल बनता है। आप चाहें तो ये जो प्लस ऊष्मा बाएं तरफ लिखे हैं इसको माइनस ऊष्मा दाएं तरफ लिख सकते हैं। गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद तीर का निशान जो है ऊपर की ओर एरो मार्क करके दे दिया जाता है। ये देखिए Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसलिए तीर का निशान ऊपर की ओर दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया को और उपयोगी बनाने के लिए कुछ और काम करते हैं। अवक्षेप बनने की जानकारी देने के लिए हम प्रतिफल अगर अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद हम लोग वहां पर उसको तीर के निशान को नीचे की ओर कर देते हैं। ये देखिए AgNO3 प्लस HCl AgCl प्लस HNO3, आप देख रहे हैं AgCl के बाद तीर का निशान नीचे की ओर दिया गया है। इससे यह सूचना प्राप्त होती है कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अब एक और चीज हम लोग देते हैं, अभिक्रिया की शर्त की जानकारी देने के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर के निशान को ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन कर देते हैं। ये देखिए CO+2H2 300
ये आपको वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, वायुमंडलीय ताप और दाब को दर्शाता है। 300 डिग्री सेल्सियस ताप को दर्शाता है। Zn प्लस CrO3 ये उत्प्रेरक को दर्शाता है और प्रतिफल आपका बनता है CH3OH। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ऐसे समीकरण को हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ये देखिए 2H2 प्लस O2 2H2O, यानी कि आप बाएं तरफ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो दाहिने तरफ भी हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु है। अतः यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये उदाहरण देखिए H2 प्लस O2 H2O। ये जो है आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन दाहिने तरफ हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हैं परंतु हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु है। इस कारण से यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बात पर अब हम विचार करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अविनाशत्व के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का पालन होता है। अविनाशत्व के नियम को अनश्वरता का नियम भी हम लोग कहते हैं। अनश्वरता का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, इसका केवल रूपांतर होता है एक से दूसरे पदार्थ में। इस कारण से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के बाकी भाग को पढ़ाएंगे। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई कठिनाई हो तो व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें। एक बार आपको फिर से मेरे तरफ से धन्यवाद। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू।